तो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस और पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा मोमेंट जहां पर पावर, विल और बिलीफ तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। तो चलो बिना समय बर्बाद किए सीधे स्टोरी पर आते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वैंग लिंग ने वहां पर सन डिवाउरिंग नाइट टेक्निक को यूज किया था, और जैसे ही इस टेक्निक की पावर सामने आई, वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से शॉक में चले गए थे। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने क्या हो रहा है, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी। अब आगे जो सन वहां पर दिखाई दे रहा था वो कोई साधारण सन नहीं था, बल्कि उसके अंदर लॉ ऑफ ओरिजिन की पावर मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि वो खुद एक रूल की तरह बिहेव कर रहा था। इस दुनिया के नियमों को फॉलो करने के बजाय वो खुद नए नियम बना रहा था। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये टेक्निक कोई एंशिएंट लेगेसी या इनहेरिटेड स्किल नहीं थी, बल्कि ये वैंग लिंग की खुद की बनाई हुई टेक्निक थी। जहां आम कल्टीवेटर्स एक सिंपल टेक्निक को मास्टर करने में सालों लगा देते हैं, वहीं वैंग लिंग ने खुद एक ऐसी टेक्निक क्रिएट कर दी जो पूरे बैटलफील्ड के रूल्स को बदल सकती थी। जब वैंग लिंग खुद इस सन को देखता है तो उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि उसने इसे कब क्रिएट किया था। वो मोमेंट था जब वो ली मुआन को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसी स्ट्रॉन्ग डिजायर और डिटर्मिनेशन के दौरान उसने इस टेक्निक को डेवलप किया था। इसलिए इस टेक्निक में सिर्फ पावर ही नहीं, बल्कि उसका इमोशन और बिलीफ भी शामिल था। क्योंकि उस समय वैंग लिंग ने सोल आर्मर पहना हुआ था, उसकी कल्टिवेशन टेम्परेरीली बढ़ चुकी थी, और इसी वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग भी पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो गई थी। वो अपनी ही बनाई हुई पावर को अब बेहतर तरीके से समझ पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ओल्ड मॉन्स्टर जैंग और बाकी एक्सपीरियंस्ड कल्टिवेटर्स तुरंत समझ गए थे कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है। जैसे ही वो सन प्रकट हुआ, सभी लोग डार्कनेस के बीच खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें उस सन पर ही टिक गईं। ओल्ड मैन जैंग के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसका शरीर कांपने लगा था। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। ओल्ड मैन जाओ भी इस पावर को पहचान लेता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण टेक्निक नहीं है, और वो कहता है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये व्यक्ति किसी ग्रैंड एम्पीरियन का रीइंकार्नेशन हो, क्योंकि फेथ स्पेल्स सिर्फ ग्रैंड एम्पीरियंस ही यूज कर सकते हैं, और वे भी इन्हें खुद क्रिएट करते हैं, किसी और को सिखाते नहीं। बाकी जो कल्टिवेटर्स वहां मौजूद थे, खासकर 2 फीमेल कल्टिवेटर्स, वे पूरी तरह से कंफ्यूज थीं, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये पावर क्या है और ये किस लेवल को चीज है। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो डाओ स्पेल से ऊपर का लेवल होता है फेथ स्पेल्स का। फेथ स्पेल तब बनता है जब किसी व्यक्ति का बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो रियलिटी को ही बदलने लगता है। ये सिर्फ एनर्जी या कल्टीवेशन की बात नहीं होती, ये उस व्यक्ति के विश्वास की ताकत होती है। वैंग लिंग के शब्द भी अब साधारण नहीं रहे थे। जब वो बोलता है तो उसके शब्द डाओ स्क्रिप्चर्स की तरह सुनाई देते हैं, लेकिन उनमें उसका खुद का बिलीफ शामिल होता है। उसके शब्दों का असर सीधे सामने वाले की सोल पर पड़ता है। अब वैंग लिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसे फेथ ऑफ लाइट कहा जा सकता है। जैसे ही ये लाइट फैलती है, वहां मौजूद डार्कनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो इल्यूजन्स वहां बने हुए थे, वे भी एक एक करके खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो समुद्र जैसा इल्यूजन बना हुआ था, वो भी पूरी तरह गायब हो जाता है। 2 फीमेल कल्टिवेटर्स जो पहले कॉन्फिडेंट थीं, अचानक बिना किसी आवाज के खत्म हो जाती हैं। उनका ओरिजिन सोल सीधे इरेज हो जाता है, और उन्हें समझने का भी मौका नहीं मिलता कि उनके साथ क्या हुआ। ओल्ड मैन जाओ की बॉडी भी इस पावर को सहन नहीं कर पाती, और वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका ओरिजिन सोल कुछ समय तक स्ट्रगल करता है, लेकिन आखिरकार वो भी खत्म हो जाता है। ओल्ड मैन जैंग अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो एक प्रोटेक्टिव ट्रेजर का यूज करता है, और समहाउ वो इस अटैक से बचकर निकल जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। अब बैटलफील्ड का पूरा माहौल बदल चुका था। चारों ग्रीन डेविल मैसेंजर्स जो पहले कॉन्फिडेंट थे, अब डर के मारे भागने लगते हैं। हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में एस्केप करने की कोशिश करता है और अलग अलग टेक्निक्स का यूज करता है। कोई पेपर क्रेन टेक्निक का यूज करता है, कोई ब्लड एस्केप टेक्निक का, तो कोई टॉर्नेडो लाइक मूवमेंट का यूज करके तेजी से दूर जाने की कोशिश करता है। सभी का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से वहां से बच निकलना। लेकिन वैंग लिंग उन्हें भागने का मौका नहीं देने वाला था। जैसे ही वो बैटलफील्ड से बाहर आता है, वो तुरंत डिसअपियर हो जाता है और पहले मैसेंजर के पीछे पहुंचता है। वो थंडर पावर का यूज करता है और एक पावरफुल थंडर बॉल उस मैसेंजर पर अटैक करता है।
ये अटैक सीधे जाकर उस मैसेंजर को हिट करता है और तुरंत एक थंडर नेट बन जाता है जो उसे पूरी तरह से सील कर देता है। अब वो मैसेंजर पूरी तरह से ट्रैप्ड हो चुका था। लेकिन इसी दौरान वैंग लिंग को महसूस होता है कि उसका पावर लेवल धीरे धीरे गिर रहा है। सोल आर्मर का इफेक्ट खत्म होने लगा था और उसकी बॉडी उस इमेंस पावर को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पा रही थी। फिर भी वो रुकता नहीं है। वो तुरंत दूसरे मैसेंजर के पीछे जाता है जो पेपर क्रेन पर बैठकर भाग रहा था। जैसे ही वो सोचता है कि वो बच गया है, तभी वैंग लिंग उसके सामने प्रकट हो जाता है। वैंग लिंग अपने 8 एसेंसेस को एक साथ फ्यूज करता है और एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। ये अटैक इतना तेज और शक्तिशाली होता है कि वो मैसेंजर खुद को बचा ही नहीं पाता और उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है। उसका ओरिजिन सोल भी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद वैंग लिंग की ब्लडी स्वॉर्ड उस मैसेंजर के ब्लड को एब्जॉर्ब करती है और उसकी पावर और भी बढ़ जाती है। इसी दौरान हेवनली बुल सोल भी एक्टिवेट हो जाता है और वो आसपास की ग्रीन गैस को एब्जॉर्ब करने लगता है। वैंग लिंग को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन वो अपना ध्यान अगले टारगेट पर केंद्रित करता है। तीसरा मैसेंजर ब्लड एस्केप टेक्निक का यूज करके भाग रहा था और वो बाकी लोगों से काफी तेज था। लेकिन वैंग लिंग एक बार फिर से उसे रोक देता है। वो एक कमांड देता है और अचानक आसपास का पूरा स्पेस फ्रीज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे टाइम और स्पेस दोनों रुक गए हों। जैसे ही वो मैसेंजर रुकता है, वैंग लिंग तुरंत अटैक करता है और उसे भी खत्म कर देता है। उसका ओरिजिन सोल भी बच नहीं पाता और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब 3 मैसेंजर्स खत्म हो चुके थे और एक पहले से ही सील्ड था। वैंग लिंग की पावर अब काफी कम हो चुकी थी, लेकिन वो अपना मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। वो वापस उस सील्ड मैसेंजर के पास जाता है और अंत में उसे भी खत्म कर देता है। इसके साथ ही चारों ग्रीन डेविल मैसेंजर्स पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। अब बैटलफील्ड पूरी तरह से शांत हो चुका था। वैंग लिंग वापस अंडरग्राउंड पैलेस की ओर लौटता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसका हेवनली बुल आर्मर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और अंत में एक टैटू के रूप में उसके शरीर पर रह जाता है। अब उसकी हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों को सिचुएशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि अधिकांश एनिमीज खत्म हो चुके हैं और खतरा टल चुका है। ये सुनकर बाकी लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में वैंग लिंग की पावर को लेकर एक नया सम्मान और डर दोनों पैदा हो जाते हैं। इसके बाद वैंग लिंग अपनी केव में चला जाता है और खुद को सील कर लेता है ताकि वो अपनी एनर्जी रिकवर कर सके। समय बीतता है और 7 दिन गुजर जाते हैं। इन 7 दिनों के दौरान पूरा एरिया शांत रहता है। धीरे धीरे कुछ कल्टिवेटर्स बाहर निकलते हैं और सिचुएशन को चेक करते हैं। वे देखते हैं कि बैटलफील्ड पूरी तरह से खाली है और सिर्फ एनिमीज की लाशें और कुछ ट्रेजर्स ही वहां बचे हैं। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वैंग लिंग ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। कुछ कल्टिवेटर्स उन ट्रेजर्स को कलेक्ट करते हैं और अपने अपने तरीके से सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। लेकिन सभी के मन में एक ही बात चल रही थी कि वैंग लिंग की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे समय और बीतता है और लगभग 1 महीना पूरा हो जाता है। इस दौरान कोई भी एनिमी वापस नहीं आता और एरिया पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। लेकिन वैंग लिंग अभी भी अपनी केव के अंदर क्लोज डोर कल्टिवेशन में लगा हुआ है। कोई नहीं जानता कि जब वो बाहर आएगा तो उसकी पावर किस लेवल पर पहुंच चुकी होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सबके मन में एक सवाल और गहरा होता गया। आखिर वैंग लिंग कर क्या रहा है अंदर? क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी? इधर बाकी कल्टिवेटर्स को अलग अलग जगहों से अलग अलग ट्रेजर्स मिल चुके थे। कोई किसी से एक्सचेंज कर रहा था, कोई अपनी ताकत का दिखावा कर रहा था और कुछ लोग तो बस अपनी किस्मत पर खुश हो रहे थे कि उन्हें कुछ मिल गया। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सबका ध्यान एक ही दिशा में चला जाता है। अचानक एक आवाज गूंजती है। ये आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद कांप गया हो। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी। ये इतनी दूर से आई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका स्रोत कहाँ है। लेकिन फिर भी वो आवाज हर किसी के दिल तक पहुंच रही थी। जिस जगह पर ये लोग थे उसे स्काई प्रेरी कहा जाता था, लेकिन ये आवाज वहां से नहीं थी। ये कहीं बहुत दूर से आई थी। जैसे ही ये आवाज गूंजी, सभी कल्टिवेटर्स के चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखाई देने लगा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, कुछ के हाथ कांपने लगे और तभी एक अजीब सी बेचैनी पूरे इलाके में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर जीव दर्द में तड़प रहा हो, और वो कोई और नहीं, हेवनली बुल था। उसकी गर्जना, उसका दर्द, सब कुछ इस तरह महसूस हो रहा था जैसे वो यहीं कहीं पास में हो, लेकिन असल में वो बहुत दूर था।
धीरे धीरे ये एहसास और भी गहरा होता गया। जो भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वो सब इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे। यहाँ तक कि यानू और बाकी लोग जो अंदर ध्यान में बैठे हुए थे वो भी बाहर आ गए। सब बाहर आ चुके थे सिवाय एक इंसान के, वोंगलिंग। वो अभी भी अंदर था। वोंगलिंग इस समय अपनी चोटों को ठीक कर रहा था। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। सोल आर्मर का असर भी खत्म हो चुका था और वो अपनी ताकत को धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। साथ ही वो सन्ड नाइट को भी समझने की कोशिश कर रहा था। अब सन्ड नाइट पहले जैसा नहीं था। अब वो फेथ स्पेल नहीं रह गया था। अगर वोंगलिंग अभी इसे यूज़ करता तो शायद उसका रिजल्ट पहले जैसा नहीं होता। लेकिन तभी वो आवाज़ वोंगलिंग तक भी पहुंचती है। 3 महीनों में पहली बार वोंगलिंग की आंखें खुलती हैं। उसके माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि इस बार ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, ये एक कनेक्शन था। हेवनली बुल का टैटू जो उसके शरीर पर था वो हल्का हल्का चमकने लगता है और उसी के साथ वोंगलिंग को कुछ इमेजेस दिखाई देने लगती हैं। वो एक पहाड़ देखता है, एक ऐसा पहाड़ जिसका कोई अंत नहीं है। उस पहाड़ पर अनगिनत कल्टीवेटर्स लड़ रहे हैं। महीनों से वहाँ युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं और जो बच रहे हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। उन सब के बीच एक इंसान खड़ा था। उसने भी हेवनली बुल का सोल आर्मर पहना हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे वोंगलिंग ने पहना था। दोनों के बीच एक कनेक्शन था। वो इंसान लगातार लड़ रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक लाल हाथ प्रकट होता है। एक नहीं, 9 बार, 9 पाम प्रिंट। हर एक अटैक इतना खतरनाक था कि वो पूरे पहाड़ को हिला देता था और अंत में वो इंसान मारा जाता है। उसका सोल आर्मर भी टूट जाता है और फिर वो लाल हाथ एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी। ग्रीन डेविल के कल्टीवेटर्स उसे देखकर झुक जाते हैं। उसे देखकर ही समझ आ जाता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वोंगलिंग ये सब देख रहा था और वो समझ गया था, अगर वो इंसान जिसने सोल आर्मर पहना था इतना आसानी से मारा जा सकता है तो ये रेड ओल्ड मैन कितना खतरनाक होगा। उसके अटैक इतने पावरफुल थे कि पूरा पहाड़ समतल हो गया था। 7 मेरिडियंस के बीच का कनेक्शन भी टूट गया था और इसी के साथ एक मेरिडियन खत्म हो चुका था। ये सब देखने के बाद हेवनली बुल शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ मौजूद लोग और ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। समय बीतता है, 2 महीने और गुजर जाते हैं और इन 2 महीनों में सबके अंदर डर और बढ़ चुका था। 3 बार वो गर्जना सुनाई दे चुकी थी, हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक। और फिर 7वें दिन एक तेज रोशनी आसमान को चीरती हुई आती है। वो सीधा एक्सट्रीम स्काई प्रेरी की तरफ बढ़ती है और फिर वो एक इंसान में बदल जाती है, एक बूढ़ा आदमी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो गुई सेक्ट से आया था। वो जोर से बोलता है, एक्सट्रीम स्काई प्रेरी के सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं ग्रेट सोल सेक्ट और गुई सेक्ट की तरफ से आया हूँ। ये एक सोल ऑर्डर है। तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। 1 मिलियन किलोमीटर पीछे जाना होगा। माउंट टियान लवान को गार्ड करना होगा। वहीं पर सबको इकट्ठा होना है। वहीं आगे की प्लानिंग होगी। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी यही नहीं रुकता। वो आगे बोलता है, 3rd मेरिडियन का जो भी ओनर है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरा नाम ओयांग जन है। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, एक फिगर उसके सामने प्रकट होता है, वोंगलिंग। ओयांग जन उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो उसकी ताकत को महसूस कर सकता था। हालांकि वोंगलिंग का कल्टीवेशन स्पिरिट वॉइड स्टेज पर था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो बाकी सब से अलग था। ओयांग जन उसे बताता है, पहला, दूसरा और 7वां मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उनके ओनर्स भी मर चुके हैं। ये सुनकर भी वोंगलिंग शांत रहता है, लेकिन जब वो टॉप सीक्रेट प्लान की बात करता है तब वोंगलिंग थोड़ा ध्यान देता है। हालांकि ओयांग जन खुद भी उस प्लान के बारे में नहीं जानता था, वो बस मैसेज देने आया था। फिर वो एक जेड निकालता है जिसमें सारी जानकारी होती है, ट्रांसफर अरे, लोकेशन, सब कुछ, और फिर वो चला जाता है। वोंगलिंग समझ जाता है मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बाद वो यानू और बाकी लोगों से मिलता है और कहता है, अब हमें अलग होना होगा। फिर वो वहां से निकल जाता है। बाकी लोग भी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और फिर वोंगलिंग गुई सेक्ट पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, कुछ डिसाइपल्स उसे घेर लेते हैं। वो पूछते हैं, आप कौन हैं? आपकी पहचान? उनमें से एक का कल्टीवेशन बहुत हाई था। वो ठंडी आवाज में बात करता है, लेकिन तभी उनकी नज़र वोंगलिंग के चेहरे पर जाती है, हेवनली बुल का टैटू, और अगले ही पल उनका व्यवहार बदल जाता है। वो तुरंत झुक जाते हैं, उसे हेवनली बुल मैसेंजर कहकर संबोधित करते हैं और उसे मेन हॉल की तरफ भेज देते हैं।
वोंगलिंग आगे बढ़ता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, पर्पल ड्रेस में, बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर। उसके अंदर एक अजीब सी पवित्रता थी। उसके चेहरे पर भी हेवनली बुल का टैटू था। वो थी टांग जिया। वो 6th मेरिडियन को गार्ड करके आई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वोंगलिंग को वो जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्यों। दोनों थोड़ी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आधे घंटे बाद वो एक बड़े स्क्वायर में पहुंचते हैं। वहां 2 लोग खड़े थे, एक बूढ़ा आदमी और एक यंग मैन। यंग मैन का एक्सप्रेशन बहुत ही लेजी था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वोंगलिंग पर पड़ती है, सब कुछ बदल जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जोर से बोलता है, ब्रदर वोंग, और अगले ही पल वो वोंगलिंग पर अटैक कर देता है। उसका हाथ ब्लेड में बदल जाता है, गोल्डन लाइट निकलती है और वो सीधा वोंगलिंग की तरफ बढ़ता है।